आइए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन देखा था और उसको ड्राइव भी किए थे उस रिलेशंस को। आज का हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशंस। ओके, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ के बारे में आपको रिवाइज करा दूं। तो ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था जरा देखिएगा। आपके पास दो वेक्टर, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका क्या है बी। ये दोनों के दोनों वेक्टर क्या थे आपके सेम ऑर्डर में। कहने का मतलब है कि एक वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से दूसरे वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा था और हमने क्या किया था जी, यहां से रिजल्टेंट लिया था, दैट इज आर। क्लियर। तो इस सिचुएशन में जब दो वेक्टर एक्ट होते हैं, जब उनका हमें एडिशन निकालना है तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है। ट्रायंगल लॉ के अंदर दोनों वेक्टर्स क्या है, आप कह सकते हैं कि व्हेन द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वन वेक्टर इज कोइंसाइड विद इनिशियल पॉइंट ऑफ अनदर वेक्टर वी आर यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। बट पैरेललोग्राम लॉ में दोनों के दोनों वेक्टर क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर है। आज लाइक एग्जांपल अगर मैं कहूं तो ये एक वेक्टर हो गया आपका और ये वेक्टर हो गया, ये दोनों वेक्टर अगर इस फैशन में एक्ट हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या इसके रिजल्टेंट को किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, इनके रिजल्टेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशंस के मेथड से। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशंस को जब हम इलाबोरेट करेंगे तो क्या निकलेगा जी, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, या पैरेललोग्राम लॉ स्टेट्स दैट when the two vectors a and b are represented by, when the two vectors a and b, this is vector a and this is the vector b, when the two vectors a and b are represented by two adjacent side of a parallelogram, two adjacent side of the parallelogram means क्या हो गया, एक साइड हमारी हो गई OP और एक साइड हो गई हमारी OQ। तो parallelogram law vector addition states that the two vectors are represented by two adjacent side of a parallelogram। ब्रैकेट में आप लिखोगे taken in magnitude and directions, okay, taken in magnitude and directions, then the resultant must be represented by the diagonal of a parallelogram taken in opposite order or reverse order। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन व्हाट, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट the two vectors are represented by two adjacent side of a parallelogram, okay, ब्रैकेट में आप लिखोगे take in magnitude and direction, then the resultant must be represented by the diagonal of a parallelogram taken in opposite order or reverse order। क्लियर, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब पीछे का डेरिवेशन हमने किया ट्रायंगल लॉ का, एकदम वैसा ही स्टेटमेंट लिखेंगे। कंसीडर द वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय साइड OP एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय साइड OQ of a parallelogram. Theta is the angle between the two vectors, okay, that is A and B. Now R is the diagonal of a parallelogram, that is OS, diagonal of parallelogram OS represents the resultant of these two vectors। Now we proceed OP in forward direction, drop a perpendicular from point S which cuts the produced part of OP at point M। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। क्लियर। Therefore OMS is a right angle triangle, यहाँ पे मिल गया आपको। तो आप क्या लिखोगे, Therefore OMS is a right angle triangle। OMS is what, right angle triangle। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या चीज मिल रही है आपको, जब देखिए तो साफ साफ दिख रहा है, OS स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। ओके, सो यू कैन से दैट OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM की वैल्यू क्या लिखोगे आप, OP प्लस PM होल स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर। दिस इज नाउ दिस इज OS स्क्वायर इज इक्वल्स टू A square, this one is a B square plus 2, that is a OP multiplied with PM, okay, plus MS square। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब आप देखोगे यहाँ पे OS स्क्वायर इक्वल्स टू क्या क्या मिला है, OP स्क्वायर कितना है जी आपके पास, A स्क्वायर, PM की वैल्यू आपके लिए नोन है, प्लस 2A अगेन PM इज अननोन, दैट इज प्लस MS स्क्वायर। OS स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर प्लस 2A मल्टीप्लाइड विथ PM प्लस MS स्क्वायर। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर PM और MS के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगेन वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है जी राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज PMS। तो PMS जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये आपका कौन सा वेक्टर हुआ, ये हो गया आपका वेक्टर B, ये आपका वेक्टर A। सो नाउ बेस इज PM अपॉन
PS is equal to cos theta. So you can say that PM is equal to PS cos theta. So we can say that PM is equals to B cos theta. It is equation number A. फिर आ जाओ MS upon PS equal to sin theta. So it is the MS is equals to PS sin theta. So MS is equals to what? B sin theta. Equation number B. Now using equation A and B in equation 1 use करते हैं जरा. Now using equation A and B in equation 1 we have क्या मिला जी आपको? R square is equals to A square plus B cos theta whole square plus 2AB cos theta प्लस B sin थीटा होल स्क्वायर. अब आप क्या करोगे? इसके बाद आप B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह ले लेंगे. तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा. अब इसके बाद R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. क्या मिल गया? 2ab cos थीटा. सो व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये मेरी वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की. अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर जब दोनों का रिजल्ट एक ही आ रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस ये है कि जब दो वेक्टर आपके को इनिशियल हो जाएंगे या एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे उस समय जब आप रिजल्टेंट को कैलकुलेट करोगे तो आप क्या यूज करोगे? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यूज करोगे. ओके. ट्रायंगल लॉ कब यूज करते हैं? जब एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करता है. लेकिन जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगी तो न्यूमेरिकल को देख के हम घबराएंगे नहीं. ठीक है, हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे. वहां पे लिखेंगे क्या? बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. जब सवाल कराऊंगा तो और भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा. ओके. आइए अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालते हैं इस छोटी सी जगह पे. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या आएगा जी? tan बीटा इक्वल्स टू दिस इज परपेंडिकुलर ms एंड दैट इज बेस OM. ओके. अब tan बीटा इक्वल्स टू ms OM को क्या लिख सकते थे आप? OP प्लस PM. अब यहां से आपको वैल्यू पता है जी. ms की वैल्यू कितनी है? ms की वैल्यू है B sin थीटा. PM की वैल्यू कितनी है? B cos थीटा. और OP की वैल्यू आपके पास A है. तो यहां से tan बीटा कितना निकल गया? tan बीटा इक्वल्स टू B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा. ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं किन्हीं दो वेक्टर के बीच का, ठीक है, किन्हीं दो वेक्टर के बीच में एक सर्टेन एंगल आपको दिया गया है तो उस एंगल को यूज करके आप उस दो वेक्टर का एडिशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, आइदर बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए. फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन. ये जो हमने पढ़ा ये क्या था? हमारा एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन था, या आप कह सकते हो अलजेब्रिक मेथड से हमने वेक्टर एडिशंस को निकाला. इसके बाद हम क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे. इसके बाद पॉलीगॉन रूल, आफ्टर दैट वेक्टर सबट्रैक्शन, उसके बाद देयर बी सम न्यूमेरिकल्स. तो कॉपी कर लीजिए आप लोग. फिर आगे बढ़ते हैं. आइए जी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी. आ जाओ. अब आपके पास अगला टॉपिक क्या है? दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, वेक्टर एडिशन. जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन आप कहते हैं तो यहाँ पे आपको एक छोटी और मोटी बात याद रखना है. वो बात क्या है जी? आपके पास एक वेक्टर सपोज दैट A है, दूसरा वेक्टर अगर आपका B है और ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो डेफिनेटली रिजल्टेंट शुड बी टेकन एज अ
अपोजिट ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। ये हो गया आपका दैट इज रिजल्टेंट आर वेक्टर। सो यहाँ पे आप जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इस तरीके से आप लिखोगे आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस समय आर के ऊपर भी वेक्टर साइन रहेगा, ए के ऊपर भी वेक्टर साइन रहेगा और एज वेल एज आपका बी के ऊपर भी वेक्टर साइन रहेगा। अब इसी को अगर आपको एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब इनमें कहीं भी किसी को वेक्टर साइन नहीं रहेगा, लेकिन आप किसी किसी बुक में देखोगे तो इस तरीके से लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। अगर इनको आप मॉड के अंदर देते हैं तब आप वेक्टर का साइन देंगे, अदरवाइज आप वेक्टर का साइन नहीं देंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर दो वेक्टर हमारे पास सेम ऑर्डर में उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू सिंपली द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, अब इसी में अगर आपको सब्ट्रैक्शन समझना है तो कैसे करोगे आप, ये आपका वेक्टर पोजीशन ए हो गया और यहाँ पे आपने क्या किया, ये वेक्टर बी कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट इन डायरेक्शन जा रहा है। तो ये जो आपको मिलेगा जी इस जगह पे, इसको आप क्या बोलोगे, दिस वन इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब इस जगह पे जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो अभी भी आप ऐड ही करोगे, ठीक है ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो दो वेक्टर को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करते, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो डेफिनेटली वो इटसेल्फ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जब यहाँ पे आप इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखोगे जी, आप यहाँ लिखोगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी डिटेल में इसको समझेंगे हम, ठीक है। ये रहा आपका दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एडिशन। कैसे हम दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेके उसका रिजल्टेंट को कैसे लिखते हैं, बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड। ठीक, अब इसी के ऊपर हमारा क्या है, पॉलीगॉन रूल बेस्ड है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं जी, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। ठीक, पॉलीगॉन रूल, आइए जरा देखते हैं पॉलीगॉन रूल क्या है। उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं इसके ऊपर। पॉलीगॉन रूल, अभी तक हमने कितने वेक्टर को ऐड किया, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, हम कह सकते हैं दो वेक्टर को ऐड किया। दो वेक्टर ही लिया, ट्रायंगल लॉ में भी हमने दो वेक्टर ही लिया और पैरेललोग्राम लॉ में भी हमने दो वेक्टर लिया। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पे मोर देन टू वेक्टर्स हो, ठीक है, आपके पास ऐसा केस आ गया कि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर है, तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है, उस केस में आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप किस तरीके से रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस लॉ से जानते हैं, पॉलीगॉन रूल से जानते हैं। तो जरा देखिए जरा, सपोज दैट ये आपके पास वेक्टर ए है जी, ठीक, ये आपके पास वेक्टर बी है, ये आपका क्या हो गया वेक्टर सी, इसको हमने दे दिया वेक्टर डी, दिस वन इज अ वेक्टर डी, और यहां पे हमने दे दिया एक वेक्टर ई। ओके, इस तरीके से हम एक पॉलीगॉन बना दिया। आई बात समझ में। अब हमें क्या करना है जी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई का रिजल्टेंट निकालना है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप एक चीज को समझेंगे, सबसे पहले ओ, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस पॉइंट इज एस, दैट इज टी, दैट इज यू, हमने नाम दे दिया। अब पॉलीगॉन रूल कहता क्या है, पहले पॉलीगॉन रूल को आप समझिए। पॉलीगॉन रूल स्टेट्स दैट if the number of vectors are represented by an open sided polygon, all are taken in same order। ध्यान से समझोगे, मैंने क्या कहा, पॉलीगॉन रूल स्टेट्स दैट if the number of vectors are represented by an open sided polygon, all are taken in same order। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पॉलीगॉन रूल स्टेट्स दैट if the number of vectors are represented by an open sided polygon and open sided polygons all are taken in सेम ऑर्डर। इसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई आर रिप्रेजेंटेड बाय एन ओपन साइडेड पॉलीगॉन एंड ऑल द वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफिनीशन हुई। इसके बाद क्या लाइन है जी, ध्यान से समझेंगे।
then the resultant must be represented by the closing side of polygon taken in opposite order or reverse order. तो complete definition क्या बनी आपकी? complete definition बनती है polygon rule states that if the number of vectors are represented by an open sided polygon all are taken in same order, then the resultant must be represented by the closing side of polygon taken in opposite order or reverse order. तो definition से clear है. then what is the resultant? तो आप कह सकते हो दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए रिजल्टेंट क्या हो गया? R1. ओके, फिर आप समझिएगा अब इसके लिए क्या हो गया रिजल्टेंट? दैट इज R2. अब यहां पे रिजल्टेंट क्या मिला आपको? दैट इज R3. क्लियर? और ये रिजल्टेंट क्या मिल गया आपको? दैट इज R4. अब चीज को समझना है आपके लिए समझने वाली बात यहां से स्टार्ट होती है. अब जब हम यहां पे रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे एक चीज को देखेंगे. R1 रिजल्टेंट है मेरे पास. R1 के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो गया? सेम ऑर्डर. R1 इज द रिजल्टेंट. R1 को क्या लिख सकते हो आप? R1 इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. अब आपके पास ट्रायंगल क्या है? आप बोल सकते हो फ्रॉम ट्रायंगल OPQ. फ्रॉम ट्रायंगल OPQ. OPQ ट्रायंगल से क्या मिला? R1 इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल गया. अब R2 के लिए देखिएगा. R2 के लिए क्या है? A और B का काम खत्म हो गया. R2 के लिए R1 और C क्या हो गया? सेम ऑर्डर में. R2 इज द रिजल्टेंट. दिख रहा है ना? तो आप आइए जरा देखोगे फ्रॉम ट्रायंगल OQS. ओके, OQS में R1 और C सेम ऑर्डर में. R2 इज द रिजल्टेंट. R2 इक्वल्स टू क्या मिला आपको? R2 इक्वल्स टू R1 प्लस वेक्टर C. दिस इज द वैल्यू. ओके, R1 प्लस वेक्टर C. अब R1 की वैल्यू आपको ऊपर मिली हुई है. R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? दिस वन इज अ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C. ये वैल्यू हो गई आपकी. अब जरा देखिएगा फिर इसके लिए देखिएगा ट्रायंगल OST. ओके, इन ट्रायंगल OST में आप देखिए. तो जब ट्रायंगल OST में आप देखिएगा तो आपको एक चीज मिलेगी क्या? R2, ये R2 और D आर इन सेम ऑर्डर. R3 द रिजल्टेंट. समझ में आ रहा है? तो अब इसमें आप जब आप जा रहे हैं तो R3 वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिला आपको? R2 प्लस वेक्टर D. तो यहां पे मिल गया R3 इज इक्वल्स टू व्हाट? R2 के लिए क्या है जी? वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D. क्लियर हो गई बात? अब जब आप आ रहे हो R4 जब कैलकुलेट कर रहे हो तो इन ट्रायंगल OTU में आप समझिए आप यहां पे R3 को जब आप सिंप्लीफाई करने, R4 को जब सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, R3 और E आर इन सेम ऑर्डर. R4 इज द रिजल्टेंट. क्लियर? तो R4 इज इक्वल टू क्या मिला आपको? R3 प्लस वेक्टर E मिल गया जी. अब R3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? R3 की वैल्यू है R4 इज इक्वल टू दिस इज द वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E. ये आपका हो गया. दैट इज द रिजल्टेंट. क्लियर? तो ये कहा, ये क्या हुआ जी? पॉलीगॉन रूल. जहां पे हमने मोर देन टू वेक्टर्स को ऐड किया. ठीक है, अगर दो वेक्टर हमारे पास है तो डेफिनेटली हम उसको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेना. लेकिन मोर देन अगर टू वेक्टर हो जाए तो वी आर यूजिंग द पॉलीगॉन रूल बाय यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ओके, काइंडली कॉपी. अब इसके बाद इसी के ऊपर एक सवाल बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो. आइए जरा एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर. मिटा दें. चलिए, एक क्वेश्चन है. क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट. लिख रहा हूं मैं, आप देखते जाइएगा. क्वेश्चन है अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ध्यान दोगे आप 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट. अपनी कॉपी में अंडरलाइन करते जाओगे. इसके बाद एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ
and 5 meter towards north। क्लियर हुई बात? टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर क्या बोला है? एंड 6 मीटर्स वर्टिकली अपवर्ड, यहां कॉमन दे देते हैं जी, 5 मीटर एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward, 6 meter vertically upward। Find the magnitude of the sum of this displacement। Find the magnitude of sum of these displacements। Okay, these displacements। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिएगा, आपके पास 3 वेक्टर है, ठीक है। 2 वेक्टर होते तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम यूज कर लेते, बट आपके पास टोटल कितने वेक्टर है? 3 वेक्टर है। पहला क्या है, ये हमारा 12 मीटर हम किधर गए? ईस्ट की तरफ। फिर 5 मीटर किधर गए? नॉर्थ की तरफ। फिर 6 मीटर किधर चले गए? हम अपवर्ड चले, ऊपर की तरफ चले गए, सीधा वर्टिकली अपवर्ड। डायग्राम कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको 2D में जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी इस प्रॉब्लम में कि हम वर्टिकली अपवर्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी कि जब वर्टिकली अपवर्ड जाओगे तो किधर जाओ, क्योंकि सीधा तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, इसको अपने कॉन्फिडेंट के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ट्विस्ट कर देंगे आप। ठीक है, कहने का मतलब है आप इस तरीके से एक्सिस को कंसिडर कर लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका, इस तरीके से कंसिडर कर लिए आप अपनी सुविधा के लिए। तो आपका हुआ क्या जी, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया आपका नॉर्थ। क्लियर हुई बात? ये अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि आपको वर्टिकली अपवर्ड भी जाना है, यहाँ पे 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड जाना, कैसे जाओगे? ठीक है ना, सीधा तो निकलोगे नहीं, बोर्ड से तो बाहर आओगे नहीं। तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे घुमा के ट्विस्ट कर लिया। ठीक, अब देखिए, आप जब इस तरीके से आप प्रॉब्लम को कन्फ्यूगर करेंगे तो आपका 90% काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 12 मीटर आप किधर गए थे? 12 मीटर आप गए थे टुवर्ड ईस्ट, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 12 मीटर। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया? फिर आपने किधर गया जी? 6 मीटर वर्टिकली, सॉरी 5 मीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ से जब जाओगे तो इस लाइन के पैरेलल जाओगे, ये आप चले गए, कितना गए? 5 मीटर चले गए। आई बात समझ में? होप दैट समझ में आई होगी। अब आपको किधर जाना? ऊपर की तरफ जाना है ना, आप ये 6 मीटर ऊपर चले गए। देखो आपका काम आसान हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि 6 मीटर आपको किधर जाना था? ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये लाइन क्या हो गई आपकी? वर्टिकली अपवर्ड हो गई। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? अब ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपकी किस पे जा रही है? पॉलीगॉन रूल पे जा रही है। आपके पास पहला वेक्टर क्या है? 12 मीटर। दूसरा वेक्टर क्या है? 5 मीटर। तीसरा वेक्टर क्या है आपका? 6 मीटर। अब 12 मीटर और 5 मीटर का रिजल्टेंट आपको यहां पे मिल गया। इसको आप क्या बोल दीजिएगा? दिस वन इज नोन एज R1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी? R1। आप जरा एक बात को समझने वाली बात है, एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन एंगल आपको पहले से पता है, क्योंकि 12 मीटर और 5 मीटर क्या है? ये ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर? और ये जो एंगल आपको मिल रहा है, ये एंगल भी कितना हो गया आपके पास? 90 डिग्री। कौन से? ठीक है। अब यहां पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट मिला, फाइनल रिजल्टेंट मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया, दैट इज फाइनल रिजल्टेंट R। इसी R की वैल्यू को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। डायग्राम होप दैट समझ में आया होगा। क्लियर? अब आइए जरा प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं। तो पहली चीज हमें क्या मिल रही है जी? देखिएगा, यहां पे नाम दे दो आप O, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज S। ठीक, तो आपके पास ट्रायंगल क्या मिला सॉल्यूशन में? फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल रहा है जी? देखिए जरा, R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज द OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ओके, सो यू कैन से दैट R1 स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी है? 12 स्क्वायर, और P की वैल्यू कितनी है? 5 स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी आ गई, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, दैट इज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 मीटर। ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसको आप R1 की वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो आ जाएगा 13 मीटर। ठीक है, इसका मतलब 12 मीटर और 5 मीटर का रिजल्टेंट कितना निकल गया आपका? 13 मीटर। बट ये आपको फाइनल आंसर नहीं हुआ। आपको फाइनल आंसर अभी भी आप किधर गए थे जी?
अभी भी आप 6 मीटर ऊपर की तरफ गए थे। तो फाइनल आंसर क्या है आपका आर, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर r1 एंड एंड 6 मीटर, ओके। इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, सपोज दैट इसको ए वेक्टर दे दिए, इसको हमने बी वेक्टर दे दिया और इसको हमने सी वेक्टर दे दिया, ठीक है। r1 एंड सी वेक्टर, क्लियर। अब देखिए जरा r1 और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है जी आपका 90 डिग्री। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस वेक्टर c स्क्वायर। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितना हो गया आपका 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस बिकम्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस 36। तो यहां पे 169 प्लस 36 हाउ मच, दिस इज 15, that is 0 and this is 205, okay. So this one is a r square is equals to 205, it implies that r equal to under radical sin 205 मीटर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, दैट इज नेट रिजल्टेंट ऑफ या सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट या नेट रिजल्टेंट ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम्स, क्लियर। तो इस तरीके से क्या है कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को जो पॉलीगॉन रूल्स पे आपकी दी हुई है तो इस फैशन से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं एक बार प्रॉब्लम को आप लोगों को दोहरा दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या बोला जी, पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। हमने कॉन्वेनिएंट के लिए थोड़ा सा डायग्राम को ट्विस्ट किया था। ये मेरे पास हो गया, दैट इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर सी। ये ईस्ट, दैट वन इज अ नॉर्थ, ये किधर चला गया नॉर्थ, एंड ये वर्टिकली अपवर्ड। r1 रिजल्टेंट हुआ 12 मीटर और 5 मीटर का, r रिजल्टेंट हुआ r1 और 6 मीटर का, क्लियर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था जी, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा था r किसके किसके बीच का, 12 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर का। ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज 205, ओके। तो इस तरीके से क्या आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। काइंडली कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट केस देखते हैं जी, स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशंस, ओके। सो व्हाट आर द स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, समझोगे जरा। These are the important notes. Important note. पहला क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट the resultant of two parallel vectors. ठीक, ये क्वेश्चन है। या इसी का दूसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रूव दैट r is equals to a plus b for two parallel vectors। दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, क्या करेंगे जी आप जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास है, आप सबसे पहले लिखोगे वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आपके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या है, वैल्यू आपको पता है, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपको मैंने पैरेलल वेक्टर पढ़ाया था जी, तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है जी, तो क्या लिखोगे, फॉर पैरेलल वेक्टर्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्लियर। अब थीटा जब 0 डिग्री हो गया तो क्या वैल्यू मिली, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। ये मिल गया हमें r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो इट बिकम्स r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का
होल स्क्वायर, यहां पे आप बोल सकते हो आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये जो मिला इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे जी? आपसे कभी भी न्यूमेरिकल पूछता है ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, तो व्हाट इज आर इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? अब जब डायरेक्शन निकालेंगे, टेन बीटा निकालेंगे, तो टेन बीटा के लिए क्या मिला जी? ये आपके पास वेक्टर ए था, देखिए जरा, और ये क्या था? वेक्टर बी, और इनके बीच का ये एंगल था क्या? दैट इज थीटा। कहने का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और इस तरीके से दूसरा क्या था? वेक्टर बी था। अब अगर थीटा जीरो हो गया तो ये वेक्टर कहां हो गया? ये वेक्टर यहां पे आकर ड्रॉप हो गया, इस तरीके से ड्रॉप हो गया। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना कि ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर बी है और ये रेड पेन मेरी रिजल्टेंट की तरह है, तो जैसे ये वेक्टर आपकी इस लाइन में आएगा तो यहां से लेके यहां तक रेड पेन हो जाएगी, यहां ये प्लस ये। तो कहने का मतलब आर इक्वल टू क्या मिला आपको? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब एंगल क्या हो जाएगा? बीटा कितना हो जाएगा जी? तो जैसे ही आप बीटा ये फॉर्मूले को पुट करोगे, बी साइन जीरो डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो बाई ए प्लस बी, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? टेन बीटा इज इक्वल टू जीरो, सो इट इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? अब ध्यान से समझेंगे डायग्राम में क्या हो रहा है जी। ये आपके पास ब्लू पेन क्या है जी? वेक्टर ए, और ये रेड पेन जो है, रेड लाइन जो मैंने दिया आपको, ये क्या हो गया? वेक्टर बी। ठीक, ये वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। आर कहां से कहां तक जा रहा है? ये जो ब्लैक लाइन है ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक, ब्लैक पेन जो गई ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या हो गया जी? पूरा का पूरा। इसको आप बोलोगे दैट इज नोन एज अ वेक्टर आर, आर इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में ए जा रहा है उसी डायरेक्शन में बी जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आर भी जा रहा है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर वेक्टर का डायरेक्शन है, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज ए प्लस बी। अब जब भी आपसे पूछे कि ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड जब है तो एंगल कितना होगा? तो आप आराम से बोल सकते हो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड जब दो वेक्टर देंगे तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा दैट इज 0 डिग्री। ठीक, इट मींस वेक्टर्स आर पैरेलल। क्लियर हो गई बात? अब इसको अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ पे इजिली प्रूव हो गया। अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके कैसे पूछ सकता है? यहाँ पूछ सकता है कि व्हेन प्रूव दैट, ऐसे पूछेगा व्हेन r is equals to a plus b, then prove that vectors are parallel. Vectors are parallel. क्लियर? आपको क्या, अब इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है? इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको करना है थीटा निकालना है। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो फिर वही इसी लाइन को रिपीट करेंगे। वी आर फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये लाइन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमने रिपीट किया। तो क्या लिखे हम? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब हमें क्या बोला? आर इक्वल टू ए प्लस बी। इस जगह पे हम क्या करेंगे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर लेंगे, यहां लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब इस वैल्यू को जब तोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखोगे, हाँ, यहां से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे 2ab कॉस थीटा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। तो इस जगह पे क्या जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 2ab डिवाइड बाई 2ab, ये वैल्यू कट गई तो क्या आया? कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर्स आर पैरेलल। थीटा अगर 0 डिग्री आ गया तो वेक्टर्स आर पैरेलल। यही तीन टाइप है आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछने का। ठीक है, तो आइदर आपको डायरेक्ट पूछ देगा, आइदर इस टाइप से पूछेगा। तो ये केस हुआ, केस नंबर 1, जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका रिजल्टेंट क्या है। अब देखोगे कभी कभी जब आप क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे वेक्टर्स आर पैरेलल वर्ड रहेगा और डायरेक्ट इस टाइप से एप्लीकेशन रहेगा। तो वेक्टर्स आर पैरेलल कहने का मतलब आपको समझना है क्या है जी, कि एंगल उनके बीच में क्या है? दैट इज 0 डिग्री। या फिर दो वेक्टर एक ही लाइन में जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? दैट इज सम ऑफ द वेक्टर्स। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है जी आपका? नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 2 है रिजल्टेंट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स,
अब जब एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात आएगी तो थीटा कितना हो जाएगा जी आपका 180 डिग्री। ओके, दैट इज एंटी पैरेलल। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये देखिएगा, अगर ये ब्लैक पेन एक वेक्टर है, रेड पेन वेक्टर है, इनके बीच का एंगल क्या था थीटा। अब इसको हमने इस तरीके से ड्रॉप कर दिया। अब ये जो दो पोजीशन मिला, ये दोनों क्या हो गया, एंटी पैरेलल का पोजीशन हो गया। आप समझ रहे हो, ये क्या था जी, ये एक ही लाइन में जा रहे थे, ठीक है, बट ये क्या हो गया, ये एंटी पैरेलल, क्योंकि इसका टिप इधर है, इसका टिप इधर है, ये दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल लाइंस हो गई। तो जब एंटी पैरेलल्स की बात आएगी तो थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। अब सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फिर वही चीज, वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या मिला जी आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So therefore r square is equals to a square plus b square plus 2ab cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, इसको बताया मैं, ऑलरेडी वीडियो भी बनाया उसके लिए, -1। तो ये वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज -1। So r square is equals to a square plus b square minus 2ab. So क्या वैल्यू आई, r square equals to a minus b का होल स्क्वायर। So r is equals to a minus b। क्लियर, ये मिल गया आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। अब जब भी आपसे लीस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट की बात करें तो इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है आपके, एंटी पैरेलल। तो इसको आप क्या बोलोगे, लीस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। वो क्या थी आपकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर, यहां भी जब आप टेन बीटा निकालेंगे, टेन बीटा इक्वल्स टू बी साइन 180 डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 180। तो साइन 180, साइन 0 अगर 0 है तो साइन 180 भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। तो टेन बीटा इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये क्या हो गया, दैट इज 0। So 10 बीटा इक्वल्स टू 0, इट मींस बीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई बात, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हुआ क्या, जरा चीज को जरा समझेंगे डायग्राम से। मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक, यहां से लेके ओ से पी पॉइंट तक क्या वेक्टर ए है। क्लियर, अब मैटर एंटी पैरेलल का है, एंटी पैरेलल के मैटर में फिर ये पॉइंट जो हो गया वेक्टर बी हो गया, मतलब पी से लेके क्यू तक क्या हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। क्लियर हो गई बात। तो अब जरा समझिए आप, ये जो ब्लैक पेन आपको ब्लैक इंक जो दिख रही है वो कहां से कहां तक दिखेगी, ओ से लेके क्यू तक ही दिखेगी, यहां तक दिखेगी। क्लियर हुई बात। ये जो मिला आपको आर इक्वल टू क्या मिला, ए माइनस बी, क्योंकि ऑलरेडी इस पोर्शन में क्या कवर हो गया, ये पोर्शन जो है यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर था, ये वेक्टर क्या था जी आपका बी वेक्टर। मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितने हो गए, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है, एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो ये पोर्शन क्या हुआ, ये पूरा क्या था, दिस वन इज अ वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। ये वेक्टर बी है और ये क्या वेक्टर ए है। तो ये जो मिला आपको इस जगह से लेके इस जगह तक, ये मिला वेक्टर आर। आर इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी। अब रिजल्टेंट किधर जा रहा है, रिजल्टेंट हमेशा मूव करेगा ग्रेटर वेक्टर की तरफ या हैवियर वेक्टर की तरफ। इस बात को दिमाग में रखना है कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा दैट सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा माय डियर, रिजल्टेंट इज ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द हैवियर वेक्टर या वेक्टर हैविंग अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। क्लियर, इस चीज को दिमाग में रखोगे। क्लास 12 में सब एप्लीकेशंस या क्लास 11 में ही जब आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो ये सब एप्लीकेशंस आपके बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये रहा कब, जब दो वेक्टर हमारे एंटी पैरेलल हो उस समय हम डायरेक्ट रिजल्टेंट को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर, अब इसके बाद तीसरा केस हमारा आता है। तीसरा केस क्या आता है, रिजल्टेंट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके, रिजल्टेंट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। केस नंबर 3 या नोट नंबर 3 मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की जब बात आ गई आपकी तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब फिर वही चीज जब सोल्यूशन आप करने जाएंगे यहां लिखेंगे क्या, वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन
क्या मिला जी हमें, बताइए जरा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। क्लियर। या पहले कॉस थीटा करते हैं हम बाद में, ताकि आपको समझ में आए। सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस 90 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या आपकी 0 है, ये हो जाएगा, आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर इक्वल टू क्या मिल गया, अंडर रेडिकल साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हमने क्या कहा था, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बारे में परिचित हैं आप। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या हो गया बी, यहाँ एंगल 90 डिग्री और ये क्या हो गया आपका, दैट इज रिजल्टेंट आर इक्वल टू अंडर रेडिकल साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एंगल अगर बीटा हो तो दैट टेन बीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो आप, टेन बीटा इक्वल्स टू बी साइन 90 डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस 90। ओके, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या मिला, बी साइन 90 की वैल्यू 1 बी बाई ए, दैट इज दिस इज अ, दैट वन इज बी, दैट वन इज ए। क्लियर। तो यहां पे टेन बीटा क्या हो गया आपका, दैट इज बी बाई ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कंडीशन कैसा था, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये मेरे पास क्या वेक्टर बी है। क्लियर। और ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। क्लियर हुई बात। तो ये जो वैल्यू हुई आपकी, ये क्या हो गया, जब दो वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल है उस समय रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। इज इट क्लियर। ये रहा आपके पास पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन रूल और उनके कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे। पहला एप्लीकेशन हमने देखा पैरेलल के लिए क्या होगा, दूसरा हमने देखा एंटी पैरेलल के लिए क्या होगा और तीसरा हमने देखा ऑर्थोगोनल के लिए क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ असाइनमेंट देंगे। तब तक के लिए अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और कुछ असाइनमेंट्स देंगे आपको। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।